नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्राइमरी लेवल में, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती उसको भी समझ में आएगा और जिसको आती है उसको भी समझ में आएगा। और अगर उसके बाद में भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 31। एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। यानी सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा हम लोग इसको साधारण बिन में चेंज करेंगे। साधारण बिन में 16 एकम 16 और 16 3 19, तो 19/16 हो गया। तो 19/16 ये हमारी भिन्न हो गई। अब कह रहा उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 16/19 हो गई हमारी। अब इनका अंतर यानी इनका अंतर कर देंगे। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 16 और 19 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 304। अब ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं क्योंकि 304 यहाँ पे आ रहा है, हमारा सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 1919 की गुणा होगी 361, 16 की गुणा होगी 256। 361 में से 256 जाएगा तो हमारा बचेगा 105। तो 105/304 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक सही 3/16 को हम लोगों ने साधारण भिन्न में 19/16 किया, इसका व्युत्क्रम 16/19 कर दिया, दोनों का अंतर निकाल लिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 32। अब लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने बात की थी, अगर ए की घात m है माइनस n है तो a की घात m हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी चीज़ है हम उसको उल्टा कर देंगे तो घात माइनस हो जाएगी, या अगर घात माइनस में है तो हम लोग उसको उल्टा कर देंगे तो घात प्लस हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। पहले जैसे लिखा हुआ a/b की घात x-1 और बराबर b/a की घात x-3। अब यहाँ a/b है, यहाँ b/a है, दोनों को हम लोगों को बराबर करना है। तो अब अगर हम लोग इसको पलट दें, a/b बना दे तो ये घात हमारी माइनस में हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, घात माइनस में तो पलट दिया, और अगर प्लस में बनाना है तो पलट देंगे। अगर घात को उल्टा कर देंगे मतलब माइनस से प्लस कर देंगे तो पलट जाएगा, यानी a की घात -n है तो 1/a की घात m होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर b/a था, इसको हम लोगों ने पलट दिया, a/b बना लिया और घात हम लोगों ने माइनस कर दी। अब हमारे आधार बराबर हो गए दोनों जगह, तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो ये x-1 हो गया बराबर -x + 3 हो गया। x को इधर ले आएंगे तो x और x मिलकर 2x हो गया, -1 को इधर ले आएंगे 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। तो x बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। केवल दो चीज़ें याद रखनी है, अगर a की घात -m है तो 1/a की घात m होगा, और दूसरा a की घात m बराबर a की घात n है, यानी अगर हमारे आधार बराबर हैं तो हमारी घातें भी आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ करना था, ये b/a को उल्टा कर देंगे, घात माइनस कर देंगे, आधार बराबर हो गए, x की वैल्यू हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उन्हें 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। अगर परसेंट देखें तो टोटल परसेंट होता है हमारा 100, को भी चीज़ें 100% होती है, उसमें से 40% उसने बेच दिए, यानी उसके पास बचे अब 60% सेब, और 60% अब क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू दे रहा है 420, यानी 420 सेब बचे। तो 60% की वैल्यू अगर हो गई 420 तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60% अगर बराबर हो गया 420 के, तो 1% हो जाएगा 420/60 के, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6×7=42 हो गया, यानी 1% की वैल्यू आ गई 7 सेब। और 100 टोटल से पूछ रहा है तो 100% यानी 100% की हो जाएगी 700। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। कोई चीज़ है वो 100% है, अगर भिन्न में कहेंगे पूरा भाग में कहेंगे तो एक भाग होती है, परसेंट में कहेंगे वो भी चीज़ तो 100% होती है। 100 में से 40% उसने बेच दिए, 60% उसके पास अभी बचे हुए हैं। अगर सेबों में कहेंगे तो 420 सेब बचे हुए हैं, दोनों को बराबर करके 1% की वैल्यू 7 निकाल ली। अगर 1% 7 के बराबर है तो 100% 700 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। तो एक भिन्न हम लोग मान लेते हैं वो भिन्न x है, इसका 1/27 से अनुपात, तो अनुपात 1/27 से वही है जो 3/11 और 5/9 का है, यानी 3/11 और 5/9 का है। अब इसके बीच में हम लोग समानुपात लगा देंगे सॉल्व करने के लिए। अब जब समानुपात होगा तो जो बीच वाले मध्य पद होंगे उनकी आपस में गुणा हो जाएगी, और जो बाएं पद होंगे उनकी आपस में हो जाएगी। जैसे x गुणे 5/9 की आपस में गुणा हो जाएगी, अब बराबर हो जाएगा किसके, मध्य पद वाले, 1/27 गुणे 3/11। 3 से काट देंगे इसको, 3×27, ये होगा 5x/9 बराबर 1/9 गुणे 11। 9 से 9 कट गया तो x बराबर हो गया 1/11 गुणे 5, यानी 1/55। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या है,
एक भिन्न हमारी x हो गई, इसका 1/27 से अनुपात वही है जो 3/11 का 5/9, तो समानुपात लगा के सॉल्व करेंगे। अब मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो मध्य पद का गुणनफल कर लिया हम लोगों ने, उसको बराबर कर दिया बाह्य पद के, x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है? 10% से बढ़ी और 12.5% हो गई, यानी कितना अंतर आया? अगर हम लोग देखेंगे तो 2.5% का अंतर आया। 2.5% का जब अंतर आता है तो उसकी आय बढ़ जाती है 1250। मान लेना पहले उसकी आय थी P, उसमें वृद्धि थी 2.5% की, तो 2.5% की वृद्धि होने के बाद जो आय बढ़कर हो जाती है वो 1250 हो जाती है। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। P गुणे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे बराबर 1250, दशमलव हटाएंगे 0 ऐड कर देंगे। P बराबर 1250 गुणे 1000 बटे 25, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 25 125 50 हो जाएगा। 50 और 50 1000 की गुणा करेंगे तो 50,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। केवल 10 से 12.5 हो रही है तो 2.5% का अंतर हो गया, हमें पता चल गया। और ये कह रहा वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो P जो हम लोगों ने मान लिया मूलधन है और 2.5% बढ़ी तो 1250 के बराबर हो गई, तो P हम लोगों ने निकाल लिया 50,000 हम लोगों का उसका मूलधन पता चल गया। नेक्स्ट है 36। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और वर्ग की परिधि की बात की जाए तो वर्ग का परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही चीज़ है, तो 4a के बराबर हो गया। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब 2 से इसको काट देंगे तो 2 4 हो गया, यानी πr बराबर हो गया 2a। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं πr/2। तो अब हमसे क्वेश्चन ने कह रहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr² फॉर्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला a² होता है। अब इनका अनुपात निकालना है तो ये πr² तो ऐसे ही रहेगा, और a की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं πr/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा πr/π² r² 4, और बटे में होता है ये ऊपर चला जाता है, यानी ये हो जाएगा πr² × 4/π²r²। r² से r² कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया हमारा 4/π। अब पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू होती है 4/22, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 4 × 7/22। 2 से काटा 2 × 4 11, यानी 14/11, तो ये हो जाएगा 14:11। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग की परिधि या परिमाप 4a, दोनों को बराबर किया, a की वैल्यू निकाली πr/2। उनके क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल a², दोनों का अनुपात निकाला, हम लोगों ने a की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये πr² और πr/2 का होल स्क्वायर होगा। सॉल्व किया तो ये हमारा 4/π आया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, उसको पुट किया, सॉल्व किया तो 14/11, यानी 14:11 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो टीआरई 1 की जो मैथ के क्वेश्चंस थे उससे बहुत आसान क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे गए हैं। अभी आप लोग देखेंगे 37 क्वेश्चन। एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 है? तो हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए घन का विकर्ण। तो घन के विकर्ण का फार्मूला जो होता है a√3। अब घन का विकर्ण हमको क्वेश्चन में दिया है 4√3, यानी 4√3 हो गया। a का मतलब भुजा से है यहाँ पर, तो a√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a बराबर 4, यानी घन की भुजा में पता चल रही 4 सेंटीमीटर। अगर है घन का आयतन, तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम, तो a³ होता है घन के आयतन का फार्मूला, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो घन का विकर्ण का फार्मूला याद रखना a√3, घन का विकर्ण क्वेश्चन में दिया था, a की वैल्यू निकाल ली। घन का आयतन का फार्मूला होता भुजा क्यूब या a³, a की वैल्यू हम लोगों ने रख दी, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। x³ + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। तो इसके दो मेथड हमें वो लगाने के कि x³ + 1 - x, इसको सॉल्व करें, फिर सभी से इसको भाग दें, जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि जैसे x - 1 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख दें तो ये 1 - 1 हो जाएगा 0, और 1 - 1 से 0 हो गया। अब हमको यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे x³ 1 + 1 -
1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। 2 माइनस 0 बराबर 2, तो ये वाला तो आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 0 आना चाहिए था। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अगर गुणनखंड करेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेम चीज़ को हम लोगों ने यहाँ किया, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर एक एक्स माइनस 1 है और एक्स माइनस 1 से हम लोग चेक कर चुके हैं कि हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि एक एक्स माइनस 1 यहाँ पर आया। अगर एक्स प्लस 1 सेटिस्फाई दिए जाएगा तो भी एक्स माइनस 1 नहीं होगा, यानी पूरा ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आप चाहे तो रख के देख सकते हैं। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या है, अगर हम लोग इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू को हम वो पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ मान कर रख सकते हैं, जैसे 2 मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम लोग वैल्यू रखते हैं 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5 हो गई। अब एक्स की वैल्यू 2 हम लोगों ने रखी, तो 2 ही वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 1, तो 1 से 1 कैंसिल होंगे 8। अब 8 को अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे, अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो ये हमारा गुणनखंड होता, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये हमारा ये भी गुणनखंड नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको आंसर भी निकालना है तो या तो आप भाग कर लें, लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान अगर सिंपल करना चाहते हैं तो एक्स माइनस 1 है, हमको 0 बना देना है इसको। तो 0 बनाने के लिए x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ से तो 0 बन गया। अब अगर यहाँ से भी 0 बन जाता है क्वेश्चन में तो हमारा ये बिल्कुल आंसर सही होता, लेकिन यहाँ से 0 नहीं बना, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। जब एक्स माइनस 1 0 नहीं बना था तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक्स माइनस 1 आ रहा है। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर तो हम लोग 0 नहीं बना सकते, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रखी, सेम वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखी। अगर डिवाइड हो जाता, मान लीजिए अगर क्वेश्चन की वैल्यू 24 आती और ऑप्शन में रखने पर 8 आता तो 8 से डिवाइड हो जाता यानी गुणनखंड होता, लेकिन हमारा क्वेश्चन में रखने पर 8 आया और ऑप्शन में 5 आया। 8/5 अगर करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर अंडर रूट 4, और जब अंडर रूट 4 निकालते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी जो मूल होंगे तो वो एक्स के प्लस भी 2 हो सकता है यानी और माइनस 2 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्या तरीका है, अगर दूसरे तरीके से देखेंगे, ये सिंपली ऐसे हम लोग डायरेक्ट मन नहीं कर सकते, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 2, एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2, यानी इसका जो मूल आ गया 2 और माइनस 2, और ए और बी सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 3x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 3। इसको मैं मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो 3x प्लस वाई, अब ये वाला लिखेंगे प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 5 प्लस 3, दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 4x बराबर 8। तो x बराबर 8/4 यानी x बराबर आ गया 2। तो x की वैल्यू हमें 2 पता चल गई, अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। तो x की वैल्यू हम लोगों ने 2 रख दी, 2 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 2, यानी माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1, कह सकते हैं हम लोग y की वैल्यू हो गई -1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को जोड़ के हमारी x की वैल्यू आ गई, x की पता चल गई तो हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो अब क्या है, इसका अगर हम लोग एक एक को करते देखेंगे बैठ के कि कौन सा वर्ग है कौन सा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इसीलिए आप लोगों के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आता है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। अगर इकाई के अंक पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो वो पूर्ण वर्ग होंगे।
अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यानी इकाई के अंक में अगर हमें 2, 3, 7, 8 में से कोई मिल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको 7 मिल रहा है और अगर 7 आई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको पंद्य उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये याद रखना अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 मिल गया तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट 1.5x बराबर 0.4y, तो हम लोग x बटे y निकाल सकते हैं। x बटे y बराबर हो जाएगा 0.04 बटे 1.5। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे दशमलव हटाया क्योंकि यहाँ पर 2 अंक थे तो 2 अंक हम लोगों ने कर लिया, यानी 4 बटे 150 हो गया। 2 से कर देंगे 2 दूनी 4, इसको 2 से काट देंगे 75, यानी 2 बटे 75 हो गया x बटे y की वैल्यू। x बटे y बराबर 2 बटे 75। हमको निकालना है y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, यानी अनुपात में निकालना है तो x की वैल्यू हमारी 2 हो गई, y की वैल्यू 75 हो गई। तो y की जगह 75 माइनस 2, 75 प्लस 2, 75 में से 2 गया 73, 75 और 2 77। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 73 बटे 77, ऑप्शन नंबर बी। तो 1.5x बराबर 0.04y, एक्स बटे वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स बटे वाई की वैल्यू 2 बटे 75 आ गई। अब x की वैल्यू दे गई, y की वैल्यू 75 हो गई। हम लोगों ने इसको y माइनस एक्स में वैल्यू को पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 73/77। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। अब इसमें 0.204 गुणे 42 बटे 0.07 गुणे 3.4। और यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, यानी ये 2 और 1 ये मिलकर 3 बन जाएंगे। तो ये दोनों दशमलव हट जाएंगे और यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, यानी हमारा बन गया फाइनल में 204 गुणे 42 बटे 7 गुणे 34। 7 से डिवाइड किया 7 छंग 42, 17 से डिवाइड किया 17 दूनी 34, 17 एकम 17 बचा 3, 17 दूनी 34, 2 से डिवाइड किया 2 छंग 12, यानी हो गया हमारा √6 गुणे 6। √6 गुणे 6 का मतलब हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, केवल दशमलव हटा देंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 44, y का x% यानी y गुणे x परसेंट बराबर 100, तो y गुणे x बटे 100 बराबर 100, तो yx बराबर 100 गुणे 100। इसी तरीके से दूसरा दिया है z का y% बराबर 200, तो z गुणे परसेंट हटाएंगे y बटे 100 बराबर 200, तो zy बराबर 200 गुणे 100। अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हमसे पूछा x और z के बीच में संबंध क्या। y x की वैल्यू निकाल ली, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, z y की वैल्यू निकाल ली, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। z y बड़ा वाला को ऊपर लिख लेते हैं 200 गुणे 100 बटे वाई एक्स, इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ 100 गुणे 100, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर y से y कट गया, यानी z बटे x बराबर आ गया 2/1, तो z बराबर आ गया 2x। अब z बराबर 2x, ये हमारा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा, y गुणे x% बराबर 100, z गुणे y% बराबर 200, y बराबर y x की वैल्यू निकाल ली, z y की वैल्यू निकाल ली, दोनों को डिवाइड कर लिया। ये संख्या रह ज़्यादा थी, इसको ऊपर कर लिया, ये संख्या कम थी, इसको नीचे कर लिया, z बराबर 2x आ गया। ऑप्शन बी में हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट 45, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी ऊंचाई की होती है तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, h²/3। ये है, डायरेक्ट हम लोग इसका निकाल सकते हैं कि यहाँ पे h ऊंचाई 10 दी थी तो 10 का स्क्वायर बटे 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा h² बटे √3, तो 10 का स्क्वायर बटे √3, तो ये हो जाएगा 100 बटे √3। अब हमारे आंसर जो है वो 100 बटे √3 हमें मिल रहा ऑप्शन नंबर सी में, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा 100 बटे √3 वर्ग सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो एक पद, ये भी आप लोगों के एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जिसमें एक पद, जैसे यहाँ 4x², इसके बाद प्लस माइनस जोड़ घटाना कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एक पद ही हो गया। जैसे ये है तो इसमें 2 पद है, प्लस लगा तो एक ये पद एक ये पद, इसमें 3 है, ये 3 पद ही हो गया। तो एक पद पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो 16 क्वेश्चन आप लोगों के TRE 2 के पेपर में पूछे गए थे, उन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किया। अगर आप उनको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।